आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 में जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई का मतलब होता है कि हमारा जो शरीर होता है या जीव जंतु का जो शरीर होता है उसकी मुख्य इकाई क्या है। जिस प्रकार से मधुमक्खी का छत्ता होता है, मधुमक्खी के छत्त में बहुत सारे कोष्ठ होते हैं, या अर्थात बहुत सारे कोष्ठों से मिलकर के वो मधुमक्खी का छत्ता बनता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर की जो संरचनाएं होती है, हमारा जो शरीर होता है वो भी कुछ इस प्रकार की संरचनाओं का बना होता है, जिससे हमारा शरीर का निर्माण या किसी पौधे या जंतु के शरीर का निर्माण होता है। इसके लिए सबसे पहला जो प्रयास है 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था। उसने अपना एक स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी बनाया और सूक्ष्मदर्शी बना करके उसमें वृक्ष की छाल लेकर के और उसकी स्लाइड बनाई, और स्लाइड बना करके उसको सूक्ष्मदर्शी में देखा तो उसमें बहुत सारे उसको कोष्ठ नजर आए। अर्थात यह हुआ कि जो कोष्ठ थे उनसे मिलकर के वह छाल बनती है। उसी कोष्ठ को कोशिका कहा गया, या अंग्रेजी में उसको सेल कहते हैं। और यह उसका सेल का जो अर्थ है वो होता है छोटा कमरा। अर्थात ये कह सकते हैं कि वो छोटे छोटे जो भाग हैं वो मिला करके बड़ी संरचना का निर्माण करते हैं। अब बात आती है सजीव किसके बने होते हैं। सजीव का मतलब वो जंतु और पादप, यह किस चीज़ के बने होते हैं। तो इसके लिए हम एक छोटा सा क्रियाकलाप करते हैं। एक प्याज का छोटा टुकड़ा लेते हैं, प्याज का छोटा टुकड़ा लेकर के उसमें से जब अपन छिलके उतारते हैं तो एक पतली सी झिल्ली उसमें से निकलती है। उस झिल्ली को चिमटे की सहायता से पकड़ करके और एक कांच की स्लाइड में रख देते हैं। कांच की स्लाइड रख करके और फिर उसे उस स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं। उसमें कलर देने के लिए सेफ्रामाइन भी डाल देते हैं। जब इसको अपन देखते हैं तो उसमें कुछ अपन को इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती हैं। ये जो नीला नीला कलर है वो सेफ्राइन का है, और इसके बीच में बहुत सारी जो यहाँ पर ये अष्टभुजीय षष्ठभुजीय जो संरचनाएं नजर आती हैं, इस प्रकार की जो संरचनाएं होती हैं इनको कोशिकाएं कहलाती है। अर्थात यह सिद्ध हुआ कि प्याज की झिल्ली इन छोटी छोटी कोशिकाओं की बनी हुई रहती है। अर्थात प्याज की झिल्ली की जो मूलभूत जो संरचना है वो कोशिका होती है। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जितने भी जीव होते हैं उन सब की संरचनाओं की जो मूल इकाई है वह कोशिका कहलाती है। फिर बाद में आती है कि कोशिका में ऐसी कोशिकाएं जो होती हैं वो किस चीज़ की बनी हुई होती है। इससे अपन पहले बात करेंगे। कुछ एक कोशिकीय जीव होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय जीव होते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर केवल एक कोशिका का ही बना होता है, उसे अपन एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, इस प्रकार के जीव होते हैं, और इनकी सभी जैविक क्रियाएं एक कोशिका में ही संपन्न होती है। जबकि कुछ जीव बहुकोशिकीय होते हैं, अर्थात उनका जो शरीर होता है वो एक से अधिक कोशिकाएं मिलकर के निर्माण करती है। जैसे फंजाई है, पादप है, जंतु है, इनका जो निर्माण होता है वह बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के होती हैं। इन कोशिकाएं जो एक कोशिकाएं होती है उस एक कोशिका में भी फिर बहुत सारी संरचनाएं होती हैं। वो संरचनाएं मिलकर के पूरी कोशिका के अंदर में होने वाली जो क्रियाएं होती हैं उनको संपन्न करती है। एक कोशिका का अपन इतिहास के बारे में देखेंगे। कोशिका का जो सबसे पहले पता लगाने वाला था रॉबर्ट हुक 1665 में लगाया था, और उन्होंने कार्क की पतली काट में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसको देखा। उसके बाद में ल्यूवेनहोक 1974 में इन्होंने थोड़ा और अधिक उन्नत प्रकार का सूक्ष्मदर्शी बनाया और तालाब के जल में एक स्वतंत्र जीवित कोशिका को देखा। उसके बाद में 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर गोल संरचना केंद्र का पता लगाया। जेई पुरकिंजे ने
1839 में कोशिका के अंदर में भरे हुए तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया। इसके बाद में दो साइंटिस्ट आए, एम स्लाइडन व टी स्वान। इन्होंने आकर के कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार में सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं के बने होते हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई होते हैं। बाद में विर्चो 1855 में आकर के इसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया और इसमें बताया कि नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। उसके बाद में 1940 में जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हो गई तो उसके बाद में फिर कोशिका को समझने के लिए बहुत अच्छे ढंग से उसको समझने लग गए, उसकी संरचनाओं को देखने लग गए। देखो यहाँ पर ये किस प्रकार की संरचनाएं होती हैं, तो संरचनाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। रुधिर कणिकाएं कोशिकाएं, चिकनी पेशी कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, वसा कोशिकाएं, शुक्राणु कोशिकाएं, अंडाणु कोशिकाएं, इन सबका आकार जो होता है वो विशिष्ट प्रकार का होता है या अलग अलग प्रकार का होता है। और बहुत सारी कोशिकाएं ऐसी भी होती हैं जो लगातार अपना आकार को बदलती रहती है, जैसे कि अमीबा। अधिकतर कोशिकाओं में सामान्यतः जो आकार होता है वो लगभग स्थिर होता है। अब प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए वो विशिष्ट रहा करता है। जैसे तंत्रिका कोशिका का अपन ने यहाँ पर चित्र देखा था, ये कुछ इस प्रकार की यहाँ पर ये फैली हुई रहती है। इस प्रकार से ही जो अस्थि कोशिकाएं होती हैं वो तारे के समान जाल बना करती रहती हैं। शुक्राणु कोशिकाएं लंबी आकार की होती हैं, अंडाणु कोशिकाएं गोल आकार में होती हैं, चिकनी पेशी कोशिकाएं जो होती है वो लंबी बेलनाकार हुआ करती हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग आकृति की कोशिकाएं यहाँ पर रहा करती हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं ये आकार तो इनका विशिष्ट होता ही है, इनके साथ साथ में इनके जो कार्य होते हैं वो कार्य भी इनके विशिष्ट होते हैं और अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग प्रकार का कार्य करती है। जैसे मनुष्य के अंदर में आमाशय में पाई जाने वाली कोशिकाएं भोजन के पाचन का काम करती हैं। इसी प्रकार से वृक्क में पाई जाने वाली कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थों के निष्पादन का कार्य करती हैं। रुधिर हृदय में जो कोशिकाएं होती हैं वो रुधिर को पंप करने का कार्य करती हैं। तो अलग अलग स्थान पर अलग अलग कोशिकाएं होती हैं और उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। अब प्रश्न आता है कि कोशिका के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, अर्थात कोशिका किसकी बनी होती है। तो अपन ने जैसे कहा था अभी कि कोशिका में पाए जाने वाले जो अंग होते हैं उनको हम कोशिकांग कहते हैं। जब इसको अपन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखते हैं तो इसमें बहुत सारी संरचनाएं अपन को दिखाई देती है। इसको अपन 3 भागों में बांट देते हैं। बाहरी भाग प्लेज्मा झिल्ली, इसका जो बीच का जो केंद्र का जो भाग होता है वो केंद्रक, और केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच का जो भाग है वो कोशिका द्रव है। और इस प्रकार से 3 भागों में इस संरचना को बांट देते हैं। सबसे पहले अपन आते हैं प्लाज्मा झिल्ली पर। प्लाज्मा जो झिल्ली होती है वो कोशिका के सबसे बाहरी परत होती है। ये कोशिका के घटकों के साथ में बाहर पर्यावरण से, यानी कि कोशिका के अंदर जो पदार्थ होते हैं और जो बाहर का जो पर्यावरण होता है उसको अलग करने का कार्य करती है। अर्थात बाहर के पदार्थों को अंदर जाना या अंदर के पदार्थों को बाहर आने देना। इस प्रकार की जो पदार्थों का जो आवागमन होता है उसको ये नियंत्रण करने का काम करती है और इसलिए इसे वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। फिर बात आती है कि कोशिका में कोशिका के बाहर पदार्थों का आवागमन कैसे होता है। तो सामान्यतः पदार्थों का जो आवागमन होता है वो विसरण के द्वारा या परासरण के द्वारा हुआ करता है। विसरण व परासरण क्या होता है? तो विसरण और परासरण ये सामान्यतः पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है और इसमें जो पदार्थ होता है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार से ले सकते हैं, जैसे कि
कोशिका के अंदर CO2 की सांद्रता कम है और बाहर की ओर सांद्रता ज़्यादा है। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, अर्थात CO2 बाहर से अंदर की ओर जाती है, जबकि यदि कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका के अंदर ज़्यादा होती है और बाहर की ओर कम होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। और यही बात ऑक्सीजन गैस के साथ में आ जाती है। जब ऑक्सीजन की सांद्रता बाहर की ओर ज़्यादा होती है और कोशिका के अंदर कम होती है तो ऑक्सीजन जो है वो बाहर से अंदर की ओर चली जाती है, और इस प्रकार से गैसों का कोशिका के अंदर आदान प्रदान विसरण के माध्यम से या विसरण विधि द्वारा होता रहता है। जल भी जो है विसरण के नियमानुसार में ही व्यवहार करता है, और इसके जो जल के अणु होते हैं वो भी जो झिल्ली के द्वारा, यानी कि जो प्लाज्मा झिल्ली है या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है, उसकी सहायता से जब जल के अणु का आवागमन होता है तो उसे अपन परासरण कहते हैं। परासरण में भी उसी प्रकार से होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना। जल का अंदर जाना और बाहर निकलना ये भी सांद्रता पर ही निर्भर करता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये 3 घटनाएं बताई गई है। माना कि अपने किसी कोशिका को तनु विलयन माध्यम के अंदर में, अर्थात शक्कर, जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा को कम या जल की मात्रा ज़्यादा है उसमें रख दिया गया है, तो परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर वे चला जाता है। अर्थात जब जल बाहर की तरफ ज़्यादा होता है और कोशिका के अंदर जब जल कम होता है तो जल अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, अर्थात बाहर से अंदर की ओर चला जाता है, और इसे हम अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। दूसरा, इसी का ही जब जो जल होता है वह कोशिका के अंदर ज़्यादा है और बाहर की ओर कम होता है, तो इस स्थिति में जो जल होता है वो कोशिका के अंदर से बाहर की ओर निकलने लगता है, और जब बाहर की ओर निकलने लगता है तो इस प्रकार के जो विलयन होता है इसको अपन अति परासरण दाबी कहते हैं। एक और होता है जब बाहर की सांद्रता और अंदर की सांद्रता दोनों सामान्यतः बराबर होती है, अर्थात कोशिका के बाहर की सांद्रता और कोशिका के अंदर जो पदार्थ पाया जाता है उसकी सांद्रता यदि बराबर होती है तो उसमें किसी प्रकार की जल की गति नहीं होती है, और ऐसे विलयन को हम समपरासरणी विलयन कहते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार के विलयन हो गए। एक तो जो होता है वो अल्प परासरण दाबी विलयन, दूसरा अपन ने जो बताया वो अति परासरण दाबी विलयन, और तीसरा जो है वो समपरासरणी दाब विलयन। इस प्रकार के 3 प्रकार के यहाँ पर हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो परासरण विधि होती है इसके माध्यम से जल किसी कोशिका के अंदर में अंदर चला जाता है और बाहर निकल जाता है। इसका सामान्यतः हम कुछ क्रियाकलाप इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कोई सूखी किशमिश है, किशमिश को अपन पानी के अंदर में डाल देते हैं तो वो किशमिश जो है वो फूल जाती है, अर्थात जल बाहर से अंदर की ओर चला गया। कारण क्योंकि बाहर जल की सांद्रता अधिक थी जबकि किशमिश के अंदर जल की सांद्रता कम थी, और वो अधिक से कम की ओर चला जाता है। इसी प्रकार से एक कोशिकीय जो जीव होते हैं वो अलवणीय जल में, जीवों में अथवा पादप कोशिकाओं में भी परासरण द्वारा वह जल को ग्रहण करते हैं क्योंकि ये हमेशा जल के अंदर में रहा करता है। पौधों की जो मूल होती है यानी जड़ होती है उसमें भी जो जल का अवशोषण होता है वो परासरण विधि के द्वारा ही संपन्न होता है। तो यह परासरण और विसरण दोनों इस प्रकार की विधियां होती हैं जो किसी भी जीव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण
होती है और इसकी सहायता से पदार्थों का जो है वह आवागमन होता है।